हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा, आप ढूंढिए। मैं नेता नहीं हूं ना, मैं एकेडमिशियन हूं। वे आउट क्या है? वे आउट तो नहीं है तो दिख गया ना। आरएसएस के साथ जाके मिलके वे आउट निकल गया। कांग्रेस के साथ में मिले हुए। हाँ तो ठीक है, अच्छा है ना। आप शांत बैठिए, अभी बेहतर है ना। मैंने एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब यहाँ जरूरी है। मैं कांग्रेस का दलाल हूं, है ना। अच्छा है, आरएसएस का नहीं हूं। कांशीराम जी की एक और बात है कि उन्होंने सबको एक लाइन से मनुवादी कह दिया। ऐतिहासिक रूप से ये बात ठीक नहीं है। दलित समाज जैसे एक रूप समाज नहीं है। सारे दलित अम्बेडकरवादी हैं कि 6 प्रकार में कौन है? तो विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे। दूसरा, विभिन्न दलों के चमचे। तीसरा, अज्ञानी चमचे। चौथा, प्रबुद्ध अथवा अम्बेडकरवादी चमचे। पांचवा, चमचों के चमचे। और छठा, विदेश स्थित चमचे। ठीक है, सबको कांशीराम जी ने चमचा बना दिया। जगजीवन राम भी चमचे थे, पॉलिटिकल चमचे थे। तो आप जैसे चमचों के पैसे से अगर वही मान लिया जाए, तो चमचों के पैसे पे अगर राजनीति होगी तो कैसी होगी? फिर चमचा वाली ही होगी। उत्तराधिकार देने की परंपरा अम्बेडकरवाद है कि नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं। कितने ब्राह्मण आके बोले कि हम अपन पार्टी बना, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तो एक एमपी नहीं, आप प्रधानमंत्री बन रहा है। ब्लू गमछा लपेट के अमूमन दलित राजनीति भगवा पालकी ढो रहा है। Am I right or wrong? कांशीराम जी, he was a great organizer, there is no doubt. अवेयरनेस का लेवल गांव तक पहुंचा, नो डाउट। साइकिल से हजारों किलोमीटर रास्ता तय किया, नो डाउट। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक सरस्वती बोध साहब, उद्घाटक सरदार रंजीत सिंह जी, घनश्याम साहब, जेवी राम टेके साहब, अमन कामले साहब, और सभा में जितने हमउम्र बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, आप सभी को जय भीम। सबसे पहले तो कांशीराम जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन को आप बधाई दीजिए, और विशेष रूप से पूरी टीम और अमन साहब को कि मैं दलित कार्यक्रम में, मैं अभी बहुजन शब्द में नहीं जा रहा हूँ, मैं दलित ही फोकस रखता हूँ जरा, कि इस तरह कार्यक्रम में पहली बार कोई मेमोरियल लेक्चर का इंतज़ाम हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है। नहीं तो हमारे समाज में जो बहुजन भी कह लीजिए, तो मेमोरियल लेक्चर शब्द नहीं हो, भाषण होता है। और ये कार्यक्रम तो लखनऊ में बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, लेकिन नागपुर में हो रहा है, ये दिलचस्प है। तो इसके लिए तो बधाई बनता है। दूसरी बात, एक और बात के लिए बधाई मैं दिलाना चाहता हूं सबको। कांशीराम जी कहते थे वामपंथियों को, हरे घास में हरे सांप। और एवी वर्धन हॉल में पहला मेमोरियल कार्यक्रम हो रहा है, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? तो इसके लिए भी बधाई बनता है। ताली जोर से बजा दीजिए। सरस्वती जी, ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? अमन साहब ने मुझे कहा कि फर्स्ट कांशीराम मेमोरियल लेक्चर में आपको बोलना है। तो मैंने कहा मुझे मत बुलवाइए, क्योंकि मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाता हूँ, न आपसे चंदा ले रहा हूँ, न वोट ले रहा हूँ। मैं समीक्षक हूँ, एक समीक्षक दृष्टि से मैं बात अपनी रखता हूँ। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कथित वामसेफी, कथित बसपाई, कथित कांशीरामवादी लोग, उनके मुंह से गालियाँ ही गालियाँ निकलती है। तो ये नो कहा कि नहीं, आप आइए और आप अपनी बात एक इतिहास दृष्टि से जरूर रखिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलता हूँ। तो मेरे चिंतन का प्रस्थान बिंदु ये हुआ कि आखिर दलित आंदोलन या बहुजन आंदोलन में ये गालीबाजों की फौज कहाँ से आई? सबसे पहला प्रस्थान बिंदु है।
कि अगर आज कांशीराम जी होते, अगर वो बैठे होते यहाँ पर, तो भी मैं वही कहता, मैं बोलता होता तो भी मैं वही कहता जो मुझे कहना है, तो भी वही कहता। एक इतिहास के छात्र का ये उसका धर्म है, समीक्षा करना। जैसे बाबा साहब की चर्चा की एक मेरी किताब आ रही है, धर्मांतरण, अभी प्रेस में है, देखिए कितना टाइम लगता है। बाबा साहब के भाषणों का संकलन है, धर्मांतरण, अंबेडकर का धर्मद्रोह। तो उसमें सब बात भक्ति नहीं, एकेडमिक प्रोग्राम है, इसमें एक समीक्षक की तरह से बातचीत रखनी चाहिए। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि भक्ति नहीं करना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो फिर भक्ति और व्यक्ति पूजा की परंपरा कहाँ से आई, ये समझना है। तो उसमें एक भाषण मैंने पढ़ा, कमाठीपुरा में वेश्याओं के बीच उनका भाषण है, और भाषण पढ़ेंगे तो बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत ही उल्टा पुल्टा बुला भड़ा बुला कहते हैं। तो एक इतिहास का छात्र एक समीक्षक की तरह उस भाषण को लेगा ना, कि सब हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। राजनीति में भक्ति चल सकता है, लेकिन एकेडमिक्स में भक्ति नहीं चलता है। तो ये मेरा लेक्चर जो होगा वो कांशीराम जी को समर्पित है ही, और किसी भी तरीके से मैंने अमन साहब को एक बात और भी कही कि हमारे लोग समीक्षा में या भर्त्सना में अंतर नहीं समझते हैं। तो इसीलिए गालीबाजों को ना अब कोई किताब पढ़ता है ना लेख पढ़ता है। हम किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के इतिहास में गांधी की भी समीक्षा होगी, कार्ल मार्क्स की भी समीक्षा होती है, तो भर्त्सना और समीक्षा में फर्क है। किसी भी तरह से हम किसी व्यक्ति के महान कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करना चाहते हैं। कांशीराम जी, ही वॉज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर, देयर इज नो डाउट। अवेयरनेस का लेवल गांव गांव तक पहुंचा, नो डाउट। साइकिल से हजारों किलोमीटर रास्ता तय किया, नो डाउट। आजकल अनपढ़ नेताओं की फौज है, लेकिन वहां पे उन्होंने मैगजीन्स निकाले, नो डाउट, कोई इसको कंट्रीब्यूशन कम नहीं कर रहा है। लेकिन आज दलित राजनीति इतिहास के किस मोड़ पर है, अगर ये नहीं समझेंगे तो उसी तरीके से है कि कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले, आज सोचे कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी। क्या खोया क्या पाया? क्या वाकई अंबेडकरवाद चल रहा है, या अंबेडकर के नाम पर अंबेडकरवादियों ने अंबेडकर को सर के बल खड़ा कर दिया है? मैं एकदम बात कहूँगा, एकदम वो खड़ा नेता की बात कर रहे थे ना कांशीराम जी, खड़े इंटेलेक्चुअल की भी बात करनी चाहिए थी, जो हमारे समाज में नितांत अभाव है। कि कांशीराम जी जो आंदोलन लेकर गए, क्या उस दिशा में गया? क्या लीडरशिप, उन्होंने जितने संगठन बनाए प्रॉपर अपना काम कर रहा है? बाबा साहब ने जो कहा था उसी रास्ते में आंदोलन जा रहा है कि रिवर्स गियर में जा रहा है? ये उन्होंने इस किताब में, मेरे पास मैं किताब लेकर आया हूं, इसी किताब में से पढ़ के मैं समीक्षा करूंगा। तो क्या कहते हैं हम लोग को, ये अनपढ़ कुपढ़ कथित अंबेडकरवादी। और मैं आपको निश्चित रूप से यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, प्राचीन भारत मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, मैं हिंदी साहित्य पर काम करता हूँ, काशी प्रसाद जायसवाल पर मेरी पीएचडी है, उस पर किताबें मेरी प्रकाशित हैं, बाबा साहब पे 4 किताब लाने की योजना है। मैं अंबेडकरवाद का स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो मैंने पढ़ा कैसे अंबेडकर को, जरा सोचिए। कथित गालीबाज अंबेडकरवादियों ने मुझे फोर्स किया कि मैं अंबेडकर पढ़ूं। गालीबाज कह रहा हूं मैं, पढ़ा एक लाइन नहीं, हर बात में सर्टिफिकेट मारता है। सोशल मीडिया का जमाना है ना, 20 रुपया का नेट पैक बढ़वा लीजिए और हर बात पे अंबेडकरवादी नहीं है। तो अंबेडकरवाद क्या है, पहले इसका डिफिनेशन समझना होगा। अंबेडकर वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, स्टेट्समैन, स्कॉलर। कांशीराम जी वॉज ए लीडर, ऑर्गेनाइजर। तो इन गालीबाज जो अंबेडकरवादी हैं, देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, गाली का पूरा भाषा शास्त्र सब कुछ सबके पास रहता है।
लेकिन हम लोग जब बाबा साहब को पढ़ा समझाए, उसके पहले हम लोग विश्वविद्यालय में रहे तो कार्ल मार्क्स, समाजवाद, तमाम चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने का अवसर मिला, तो हमारी ट्रेनिंग तो इतिहास के उस धारा में हुई। तो हमने ये समझा कि ये बाबा साहब को पढ़ने के बाद और क्लैरिटी हुई, डायलॉग, डिबेट। तो ये अंबेडकरी मूवमेंट में गालीबाज कहाँ से आया? उसी तरीके से कथित बामसेफियन और कथित बसपाई, कथित काशीराम, कथित मैं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा, काशीरामवादी, इसमें एक गालीबाज की संख्या कहां से आई? तो इसने मुझे फोर्स किया काशीराम जी को पढ़ने का। 12 या 13 वॉल्यूम छप चुकी है। ये जो काशीराम का नाम भजते ना, उनके पास किताब नहीं होगी, लेकिन मेरे लाइब्रेरी में आके देखिए, AR अकेला है अलीगढ़ के, उन्होंने छापा है। लेकिन कांशीराम के नाम पर राजनीति होगी, लेकिन किताब और भाषण नहीं पढ़े जाएंगे। तो इन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं कांशीराम को पढ़ूं। आप अम्बेडकर नामा पे देखिएगा, 40-50 वीडियो मैंने कांशीराम जी पे ही बनाए हुए हैं, और ये उनकी सबसे मान्य कृति है। तो ये कथित फर्जी अम्बेडकरवादी और फर्जी कांशीरामवादी, ये लोग इसी किताब को चमचा युग रेफर करते हैं। और क्या कहते हैं हमें? हमारे जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं, क्या खोया क्या पाया, तो हमारे जैसे लोग हरिजन हो गए, दरिजन हो गए, दलाल हो गए, कांग्रेस के गुलाम हो गए। हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, और इतना हम दलाली कर लिए कि ना 1 रुपया की ज़मीन मेरे पास है, ना कोई घर है। और IB के एक ऑफिसर ने आके कहा था कि आपका अकाउंट से लेकर ज़मीन जायदाद सब चेक हो चुका है, कहीं कुछ मिला नहीं तो आप रहते अंदर। करियर मेरा दांव पे है, अरेस्टिंग हो गई, FIR होगा, ये रिवार्ड है नहीं। सारे प्रमोशन वगैरह की बात हो ही गई, विदेश जाने पे पाबंदी है, सब कुछ है। तो जो लोग ओरिजिनल दलाल हैं वो तो एकदम आराम से सो रहे हैं, ED और CBI के डर से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? ओरिजिनल वाला। अब उनके चवन्नी छाप चमचे और दलाल, हमारे जैसे लोग जो अपना जेब से खर्चा करके सोशल मीडिया पे रहता है, घूमता है, बात कहता है, तो हम क्या हो गए? हरिजन दरिजन। कभी आप अंबेडकर साहब को पढ़े हैं? गांधी से उनके बहुत मतभेद थे। MC राजा का बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। वो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, अंबेडकर से पहले वही थे, मद्रास के थे, शेड्यूल कास्ट थे, वो भी अस्पृश्य समुदाय के थे, परैया समुदाय के, उनसे भी मतभेद थे। खैर मोरे साहब की किताब में वो है, फिर बाबा साहब की किताब में भी है। लेकिन क्या अंबेडकर ने गांधी के बारे में अपशब्द कहे? तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर पे, ये लेक्चर कांशीराम जी को समर्पित है ही, लेकिन ऐसे जो गालीबाज लोग हैं इनके लिए भी ये लेक्चर। कम से कम कुछ पढ़ लिया करो, बगैर पढ़े हुए कोई आंदोलन आगे नहीं चलता है। बाबा साहब बंदूक लेके नहीं लड़के लाए थे। सबसे पहला मैं प्रस्तावना रखता हूं कि क्या इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स संभव है? इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स, बहुजन एक टेम्पररी पॉलिटिकल वर्ड था, फ्रेज था, बहुजन। क्या वाकई बहुजन है? दूसरा प्रस्ताव, जो समस्या बैकवर्ड लीडरशिप में टुवर्ड्स दी अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, जो अंडरस्टैंडिंग बाबा साहब के ज़माने में थी, जो 60 के दशक में थी, क्या वो कमी हुई है या वैसे बरकरार है? क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग दलित को अपना लीडर मान सकते हैं आज भी हिस्टोरिकली? तो जो बहुजन पार्टी बना, उसका जो हर्ष हुआ है वो हर्ष होना ही था। इसलिए मैं कहता हूं, कई बार बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई थी ना, जो हर्ष हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में, उनके जीवन काल में ही झगड़े शुरू हो गए थे। उनके जीवन काल में ही इमारत फंड के लिए जो पर्ची फाड़े जाते थे,
चंदा लिए जाते थे, वो चंदा लेके भाग जाने वाला उस जमाने में भी हो गए थे, बाबा साहब के जमाने में। ये सब उन्हीं ने लिखा है। मैं किताब का पन्ना लेके आया हूं, बोलिएगा तो बता दूंगा कि चंदा चोर उस समय भी थे। और रिपब्लिकन पार्टी का जो हाल हुआ वो तो आपने देखा है। तो ये पार्टी बनी, एक विजन बहुत साफ था, क्लियर था। यस, 85 का नारा है, 85 90 हम लोग कहते रहे, लेकिन वाकई ये क्या 85 कल्चरली सोशली एकजुट है? आप जब बहुजन की बात करते हो तो खंड खंड में जाती है। अब तो जात जात के नेता हो गए, चूंकि ये पॉलिटिकल एक अलायंस था। तो कांशीराम जी के जाने के बाद सब जात जात का चस्का लग गया था ना, खाली राजनीति करने का। मैं कांशीराम जी की इस बात से एकदम 100% सहमत हूं कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत करने से पहले उन्होंने पार्टी बना दी, और जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है ना, शायद वही हो गया, शायद वही हो गया। जिसकी कल्चरल रूट्स, बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में क्या कहा कि अब मैं धम्म प्रचार में लगाऊंगा, मैं शिक्षा के काम में मैं लगूंगा। राजनीति पर उनका ध्यान बहुत कम था। अगर 1942 से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना से लेकर आगे देखेंगे तो राजनीति पे कम फोकस कर रहे थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, धर्मांतरण पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो सब में राजनीति की भूख लग गई, भूख लग गई। तो अब किसी भी तरह से आरएसएस हो, बीजेपी हो, कुछ दे दो, इस चक्कर में बहुजन कहां गया? बहुजन इज ए मिथ नाउ। इफेक्ट को हमें स्वीकारना होगा। आप देखिए 1980-82 के बाद, मैं तो उस समय बच्चा था, 10 साल का रहा हूंगा। आज क्या लग रहा है प्राइमा फेसी? ब्लू गमछा लपेट के अमूमन दलित राजनीति भगवा पालकी ढो रहा है। Am I right or wrong? ब्लू गमछा पहन के अंबेडकर का नाम लेके जय अंबेडकरवाद, जय बाबा साहब, जय कांशीराम, और रथ किसका ठेल रहा है? भगवा रथ ठेल रहा है। ये है रियलिटी। अब बोलूंगा तो खराब लगेगा, हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने में इन कथित अंबेडकरवादियों ने होड़ लगाई हुई है कि मालिक हमारे कंधा पर आइए, हमारे कंधा पे आइए। और बैकवर्ड पॉलिटिक्स भी कह रहा हूं, ढोने में दूसरा कंधा ये समाजवादी लोग भी दिए हुए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने सर्टिफिकेट दिया ना आरएसएस को, लेजिटिमाइज किया ना मिलके, तो वहां से समाजवादी लोग निकले, तो अल्टीमेटली गए किधर? ज्यादातर लोग अभी सब आरएसएस बीजेपी का पालकी ढो रहे हैं। और आपके यहाँ अम्बेडकर वाले लोग, अठावले साहब हैं, वो तो 1 नंबर पे चल रहे हैं अभी। हमारे बिहार में एक है चिराग पासवान, वो तो हनुमान ही बन के गदा लेके घूम रहा है। और कुछ लोग जहां पे खुल के नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। और सब लोग जानते हैं कौन है। अरे जो पॉलिटिशियन आंदोलनकारी जेल जाने से डरेगा वो पॉलिटिक्स करेगा कभी? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में दलित कहां रहेंगे? बैकवर्ड में थोड़ा कम बोल रहा हूं कि बैकवर्ड लोग के पास थोड़ा अपर कास्ट का फीलिंग भी है, जमीन भी है ना, संसाधन भी है, तो उनका काम तो चल जाएगा। ये दलित आप लोग जो बैठे हुए इसमें ज़्यादातर दलित होंगे। हिंदू राष्ट्र में आप कहाँ रहिएगा, जरा ये सोचिए। मेरी चिंता ये है, मेरी चिंता ये है, पॉलिटिकल पार्टी रहे न रहे, आप ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हैं,
कितने ब्राह्मण आके बोले कि हम अपन पार्टी बना, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तो एक एमपी नहीं, यहां प्रधानमंत्री बन रहा है। बाबा साहब पर कितना चिंतन मनन रिसर्च हो रहा है। क्यों? ये दलित लोग जो है ये रिसर्च को, चिंतन मनन को कोई काम नहीं समझता है। खाली हुआ गिदर की तरह करके इलेक्शन में वोट देना है और नेक्स्ट पीएम और नेक्स्ट सीएम खाली स्लोगन लगाता है। अरे जिसका लीडरशिप यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, जिसका लीडरशिप जो है 22-25 साल में लड़के अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, वो कहां से हुक्मरान बन सकता है? कौन ही गलत सपना दिखाया कि आरक्षण देने वाला बनेंगे? दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आप मुझे बाबा साहब के किसी किताब में कहीं एक लाइन बता दीजिए जो उन्होंने कहा हो कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे। वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स को उसी समय पहचान गए थे। 1932 में जब कॉमनवेल्थ अवार्ड आया और जब अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया, यह मैं इतिहास दृष्टि से समालोचना कर रहा हूं, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए। हिंदी का वॉल्यूम 10 जाकर देख लीजिएगा, उसमें सब मेंशन्ड है। टाइटल है उसका, करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास। उसी टाइटल से मैं बोल रहा हूं। तो पिछड़े वर्ग के लोग बोले कि मुझे भी इसमें शामिल करो। तो बाबा साहब ने अस्पृश्यों ने कहा कि देखिए ये आया है अस्पृश्यों के लिए, आप अपने लिए अलग मांगिए, हम आपको समर्थन करेंगे। ये उचित बात थी। और इसका कारण यह था कि उन्होंने कहा कि मद्रास में और बॉम्बे प्रोविंस में 1920 में पिछड़ों के लिए आरक्षण ऑलरेडी लागू हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग नहीं माने इस बात को, बोले कि मुझे वो अस्पृश्य वाला में ही डालो। तो जब अस्पृश्यों ने उनकी बात नहीं मानी तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से ज्यादा कूद कर इन पिछड़े वर्गों ने हम लोग का विरोध किया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इतना पिछड़ा लीडरशिप है देश में, एक दलित सीएम नहीं है, आप पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कूद कर विरोध किया। यह तो हाल है। तब भी बाबा साहब का देखिए, उनकी गुरु कौन थे? बुद्ध, कबीर, फूले। उनके स्पॉन्सर कौन थे? गायकवाड़, साहू जी महाराज। बाद में उन्होंने पैसे दिए अखबार निकालने के लिए। तो जब वो संविधान बनाने लगे और उन्होंने मराठा टेम्पल एक संदेश लिखा था, पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा था कि आप हमारे मैगजीन के लिए एक संदेश लिखिए। तो उन्होंने संदेश लिखा था और उसमें जो उन्होंने बताया था वो दिलचस्प है। उनको संदेश ये लिखा था कि भाई दुनिया भर में ये मैं लेके आया हूं दिखाने के लिए, कम से कम ये समझ लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मराठा मंदिर को संदेश। इसमें बार बार वो कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, उच्च शिक्षा जरूरी है। एक लड़की के शिक्षा से कोई आंदोलन नहीं हो सकता, आप संविधान नहीं लिख सकते हैं। सब पेज नंबर के साथ लाए मोहम्मद साहब। और इसमें इन्होंने बताया कि भाई दुनिया भर में होता है कि 3 क्लास होता है, एक कुलीन होता है, एक मध्य का होता है, एक नीचे होता है, बीच का एक नीचे। और उनकी लाइन ही मैं पढ़ देता हूं कि कुलीन वर्ग की तुलना में मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्ग में कुछ विशेष त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, और ये त्रुटियां संसार वर्ग में है। मध्य वर्ग के पास, मतलब ओबीसी के सेंस में समझिए, निचले वर्ग के प्रगति को सहने की कुलीन वर्ग के समान उदारता नहीं है, तथा इसके पास निम्न वर्ग का आदर्शवाद भी नहीं है। जो नीचे का तबका लड़ता है ना अपने जीवन जीने के लिए, वो मध्यवर्ती जातियों में नहीं है। इससे मध्यवर्गीय को, यानी कि बीच का जो क्लास है, दोनों वर्गों का शत्रु बना दिया है। दलित का भी शत्रु बना दिया है, एलिट का भी शत्रु बना, अपर कास्ट का भी शत्रु बना दिया है। यह कुलीनता से उसकी उच्च स्थिति के कारण घृणा करता है। यह निम्न वर्गों से घृणा करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि निम्न वर्ग उन्नति कर उसके समान बन जाए। क्या ये ओबीसी पे ये बात लागू नहीं हो रही है? मराठों को उन्होंने लिखा है। मराठा भारत में मध्य वर्गीय हैं एवं जिस किसी ने भी इनके साथ काम किया है वे जानते होंगे कि उनमें उपरोक्त
ये त्रुटियां उनमें है। मराठों के पास दो ही विकल्प है, या तो ऊपर जाकर शामिल हो जाओ, नहीं तो नीचे वालों से मिलो और ऊपर वाला का जो वर्चस्व है उसको उखाड़ फेंको। बैकवर्ड पॉलिटिक्स कहाँ है आज? और दलित को लेकर बैकवर्ड पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या खत्म हो गया है? जो इशारा 1947 में बाबा साहब कर रहे थे वो दूर हो गया है? हम बहुजन हो गए हैं? जब सोशली कल्चरली, जो कांशीराम कहते थे कि रूट्स पहले मत, जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, बैठ के खाना नहीं खाएंगे। लखनऊ के भाषण में उन्होंने कहा, जिसका कोट कांशीराम जी ने किया है, मैं बताऊंगा, कि सवाल रोटी बेटी का नहीं है, जिसको मर्जी जहां खाना खाओ जैसे मर्जी, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल रूप से यूनाइट तो हो जाओ। आज यूनाइट तो हो रहे हैं, लेकिन सीएम हम ही बनेंगे। ये उदारता दिखाइए कि भाई पार्टी हमारी है, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से सीएम दलित होगा, तब बात बनेगी। इससे बढ़िया तो बीजेपी वाला देखिए कितना बढ़िया रणनीति बनाता है। सिर्फ एक ब्राह्मण है सीएम, दो ठाकुर सीएम है। सब जगह आप देखिए हरियाणा का मंत्रिमंडल बनाया है, क्योंकि हमारे लोग जानता है ना, हमारे दलित बैकवर्ड को जानता है कि इन लोगों को मंत्री बना दो, इसी में खुश रहता है, इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी दिलचस्पी उल्टा है। मेरी दिलचस्पी नौकरी में है, मेरी दिलचस्पी पढ़ाई में है, मेरी दिलचस्पी हॉस्पिटल में है, इसमें है। हमारे मंत्री हमारे जात मेरा भाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर फॉर मी। वो मंत्री सीएम पीएम मिनिस्टर बन के क्या करेगा, इससे मुझे फर्क पड़ता है। चाहे वो 2 रूम के रहे, चाहे 50 रूम के बंगले में रहे, मेरी दिलचस्पी यहां पर है। तो ये आरएसएस बीजेपी वाला अच्छा समझ गया है कि ये सबको कुछ नहीं, इसके जात का एक खाली मंत्री बना दो, पूरे जात ही जो है खुश रहता है। तो इसलिए जिम्मेदारी आप सबकी है, जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार आप भी उतने ही हैं। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शपथ दिलवाई थी लोकसभा चुनाव के पहले कि शपथ लो कि बाप भाई कोई भी अगर बीजेपी से खड़ा होगा, आरएसएस का होगा, उसको हरवाएंगे अपना पैसा खर्चा करके। ये वैचारिक क्लैरिटी है। और ये आइडिया मैंने अपने घर में नहीं बनाया है, बाबा साहब के पढ़ के ही सीखा है। तो मेरी चिंता यह है कि दलित सबसे निचला तबका है समाज का, और वो हल्ला किए जा रहा है कि देश का हुक्मरान बनना है, हमें देने वाला बनना है। तो बीजेपी आरएसएस तो बढ़िया से जानता है कि ये सब हंसता है, सब लुटियन जोन में बैठ के, कि बताओ ये सब का खाली चड्डी छोड़ के बाकी धीरे धीरे उतार रहा है, तब भी कह रहा है कि भजन गाए, भांग पी के भजन गाए जा रहा है, हुक्मरान बनेंगे। क्या महाराष्ट्र से जो फॉरेन जाने का स्कॉलरशिप जो दलित बच्चों को मिलता था, उसमें राइडर लग गया है क्रीमी लेयर। आपको पता है ये बात कि 5 लाख से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस का 8 लाख और दलित का 5 लाख। 5 लाख इसका मतलब क्लास 4 एम्प्लॉय के बच्चों को भी विदेश जाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। कोई आंदोलन है? खाली डफली बजा के नाचने से कि हम सीएम पीएम बनेंगे नहीं होता है। आपके आने वाली पीढ़ियों का पूरा इंतजाम कर दिया है तबीयत से। ये सब सोच लिया था कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के ही चंदा देने वाला वर्ग तैयार हुआ है। आप सब जितने पढ़े, कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ है, एक आध छोड़ के, सब हम लोग सरकारी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं। फ्री में पढ़े थे कि नहीं? अब वजीफा मिला था कि नहीं? स्कूल में मिला था, मुझे भी मिला था। आज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ये कभी सोच में आया? वो समझ गया कि सरकारी स्कूल से पढ़ के बाबू लोग फ्री में पढ़ता है, सरकारी नौकरी में आता है, और वही बसपा को, कांशीराम जी को और बामसेब को चंदा देता है। तो एक काम करो, पहले सरकारी स्कूल खत्म करो। ब्राह्मणवाद खाली गाली देने से जो सीखने की जरूरत है ना, हजारों साल से कैसे सरवाइव कर रहा है। तो सरकारी स्कूल पहले खत्म कर दिया। अब जो लोग देश का हुक्मरान बन रहे हैं, 1-2 जनरेशन बाद चंदा देने वाला क्लास ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद डफली बजाते रहना। वो मुझे दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया ना, आधा नौकरी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एड हॉक पढ़ाते थे, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह, और आज जो है ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है,
अब चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, ज़्यादातर तो अपर कास्ट ही है, 40,000 रुपये में गेस्ट लेक्चर पढ़ा रहा है। मजे आएंगे ऐसे? ये लड़ाई किस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं? 40,000 रुपये आएंगे और वो भी गेस्ट, 2 महीना पढ़ाओ, भागो इधर से। संविदा पे सारे आ गए, सब कुछ खत्म हो गए। और अभी भी ये बात अगर दलित समाज को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे चिंता हो रही है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी एक पॉलिटिकल समझ है। तो पॉलिटिकल समझ होना, पॉलिटिकल आदमी होना, इसका मतलब नहीं है कि खाली चुनावी होना होता है। चुनाव लड़ने वाले लोग ज्यादातर आजकल गैर राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं। मैं ये कह रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं। कांशीराम जी बढ़िया काम किए, सब कुछ किए, लेकिन विरासत जो है कहां छोड़ के गए? कोई इंटेलेक्चुअल पोलित ब्यूरो था। आइए, वर्धन साहब के हॉल में बैठा हुआ था, पोलित ब्यूरो सब तो आनी चाहिए। दलितों का कोई पोलित ब्यूरो बना? कोई थिंक टैंक बना? एक व्यक्ति को आपने सत्ता उत्तराधिकार घोषित किया, बाबा साहब ने उत्तराधिकार घोषित किया था? नहीं किया था। और जाके वॉल्यूम 18 देख लीजिए उनकी चिट्ठियां। अपने बेटा को धमकाते थे वो कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे हम, बेटा भतीजा दोनों को, कि जो भूषण प्रिंटिंग प्रेस का पैसा है, जो जनता अखबार का पैसा है, लोगों का है, ये हमारा व्यक्तिगत पैसा नहीं है, एक हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। जाके देखिए पत्र रखा हुआ है। उन्होंने उत्तराधिकार दिया। तो उत्तराधिकार देने की परंपरा अंबेडकरवाद है कि नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ये राजतंत्र है। आपने जिसको उत्तराधिकार दिया, उत्तराधिकार तो मनुवाद में चलता है ना, राजतंत्र में चलता है, जब मनुस्मृति है। जब संविधान है तो डेमोक्रेटिकली होगा ना। आपके सामने खाली सवाल मैं छोड़ रहा हूं, इसलिए समीक्षा को कोई गाली नहीं है, भर्त्सना नहीं है। उत्तराधिकार सौंपना तो जो है वो तो राजतंत्र में होता है। राजतंत्र मतलब मनुस्मृति का काल। और आपने जिसको उत्तराधिकारी बनाया उसने भी उत्तराधिकारी बना दिया। तो आज कांशीराम जी रहते हैं यहां पे, तो मैं बोलता नहीं यही बात उनके सामने। नाराज होते, हमसे नाराज नहीं होते। थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी थे, स्मार्ट थे, है ना, हैंडसम आदमी थे। ये सवाल नहीं उठेगा। बाबा साहब के नाम पे जितनी राजनीति हुई है, अभी मैं समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि कथित अंबेडकरवादियों ने बाबा साहब को सर के बल खड़ा कर दिया है। उनके नाम पे सारे गैर अंबेडकरवादी काम हो रहे हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। मैं तो दीक्षा भूमि में एक बार प्रोग्राम था, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों को तो बाबा साहब ने सबसे ज्यादा दिया। सारे संस्थाएं यहीं खुली, ठीक है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, सारे अखबार। आज प्रदीप अगलावे साहब से मिला है, इतना शानदार काम उन्होंने किया है। आपने देखा, पूरा जनता अखबार को उन्होंने प्रिंट किया है फिर से, उनको बधाई दीजिएगा। तो महाराष्ट्र में दिया, लेकिन जो बाबा साहब छोड़ के गए, क्या संस्थाएं उसी तरीके से काम कर रही हैं? कर रही है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी काम कर रहा है। जिस लेवल पे मिलिंद कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज को बाबा साहब छोड़ के गए थे, उस लेवल का काम हो रहा है उसमें। चंद्रपुर का कॉलेज है, मैं गया हूं वहां बोलने, यहां मैनेजमेंट में जाने के लिए, घुसने के लिए, उसी में झगड़ा आपस में चल रहा है। कोई क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है कोई उन इंस्टीट्यूशन से। बाबा साहब दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ? इसीलिए वो खोले थे। ये सवाल तो बनता है ना। बड़ी बड़ी सरकारें चली, कोई शोध संस्थान, बाबा साहब ने 25-30 बच्चे भिजवाए थे स्कॉलरशिप देके लॉर्ड लिलिंथगो को। कोई हमारे यहाँ योजना है कि एक रिसर्च होगा, टीम होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा, फंडिंग करेंगे, स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे, विदेश में बच्चों पढ़ाएंगे? कोई है? काम हुआ? नहीं। तो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होके
उनसे उम्मीद करें कि वो रिटायरमेंट के बाद स्कॉलर बन जाए, इकोनॉमिस्ट बन जाए, ये कुछ ज़्यादा होगा। इसके लिए लगातार मैं आज जो बोल रहा हूं, एक्सटेम्पोर बोल रहा हूं, 1 आध घंटा और बोल सकता हूं, तो एक दिन में थोड़ी ही बना है। ये 30 साल का पूरा लगातार अध्ययन है, एक्सपीरियंस है, संघर्ष है, सब मिल के बना है। तो ये किताब अब चूंकि सबसे ज़्यादा कथित कांशीरामवादी और अंबेडकरवादी जो समीक्षक होते हैं उनको गालियां पड़ती है। किताब में पढ़ के आऊँ 2 बार, और मैं दावा करता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे जो अपने आप को कांशीराम का वारिस समझते हैं। इस किताब में क्या है, 2 भाग हैं इसके। पहला भाग जो है वो मेमोरेंडम बाबा साहब का जो है, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, वो दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट है जिसमें चमचा युग है, कि उसमें आप देखेंगे तो हर चैप्टर के साथ बाबा साहब का एक कोट दिया गया हुआ, लेकिन फुटनोट रेफरेंस कहीं नहीं है। उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो साइंटिस्ट थे, कोई सोशल साइंटिस्ट तो थे नहीं, कोई रिसर्चर तो थे नहीं, इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं। तो आम जनता को समझाने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, आम जनता कैसे समझेगा। तो वहां से टर्मिनोलॉजी लिया। पहले डिफाइन कर रहे हैं चमचा क्या होता है, और उसमें 3 टर्मिनोलॉजी वो देते हैं बाबा साहब के हवाले से, और वो है पिट्ठू, दलाल और औजार। बाबा साहब हमने जितना पढ़ा है, कहीं कहीं गुस्से में ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि लार्जली उन्होंने इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उनके प्राथमिक श्रोता और मुख्य उनकी चिंता का विषय अस्पृश्य समाज ही था। चवन्नी अठन्नी वही बाबा साहब को देता था। तो इस तरह का एक आध बार बोले होंगे, कहीं लिख भी दिए होंगे, गुस्सा में लिखे होंगे, लेकिन अमूमन उनके राइटिंग्स में इस तरह का पूरा वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लीजिए। आप जब संदर्भ में कहीं कहीं हुआ होगा तो गुस्सा में उन्होंने टूल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह शब्द प्री डोमिनेंट उनकी राइटिंग्स स्पीचेज में नहीं। और उसको इसमें इन्होंने आम जनता की भाषा में चमचा लिखा। अब चमचा कौन कौन होते हैं जरा ये भी बता दूं। कई तरह के उन्होंने प्रकार बताए हैं, और उन्होंने दावा किया इस किताब में कि 10 साल में चमचा युग हम खत्म कर देंगे। इसमें तो 82 से 92 तो खत्म हो जाना चाहिए था। इसी सवाल इसी किताब से उठाता हूं, खत्म हुआ कि बढ़ा? सवाल है ना, खत्म हुआ कि बढ़ा? तो 6 प्रकार के बताए हैं। इतना वो बसपा और ये सब वाला भी नहीं आपको बताएगा इसे पढ़ पढ़ के कि 6 प्रकार में कौन है। तो विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे, दूसरा विभिन्न दलों के चमचे, तीसरा अज्ञानी चमचे, चौथा प्रबुद्ध अथवा अंबेडकरवादी चमचे, पांचवा चमचों के चमचे, और छठा विदेश स्थित चमचे। ठीक है। और पहला जो बताए हैं, पहला उन्होंने उसमें फिर बताया है कि अनुसूचित जातियां अनिच्छुक चमचे, अनुसूचित जनजातियां नवदीक्षित चमचे, अन्य पिछड़ी जातियां महत्वाकांक्षी चमचे, अल्पसंख्यक असहाय चमचे। तो सब ये चमचे हो गए। ये किताब 50 वर्ष की समीक्षा है कांशीराम जी के हिसाब से। ये चमचा युग 1932 में शुरू हुआ और 1982 तक का ये समीक्षा है। अगर आज कांशीराम जी होते, पृथक निर्वाचन अगर मिल गया होता मान लीजिए, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? 78 MP जीत के आते आपके, आप जितवा लेते, यही होता ना। तो आज तो भाई साहब ओवरनाइट जो है दल ही खरीद लिया जाता है। ओवरनाइट 500 करोड़ में खरीद लेता सब। वो क्या करते हैं? नहीं, बिक नहीं रहे आपके लोग। टिकाऊ नेता कहाँ है? बिकाऊ है सब। कोई सीधा बिकता है, कोई घुमा फिरा के बिकता है। तो सारे चमचे हैं इसमें। 10 साल में चमचा युग खत्म नहीं हुआ। वो कह रहे हैं 1982 में कि जितने सरकार, आप लोग सब चमचे होंगे, जितने 20 लाख कर्मचारी थे उस समय, वो 50 साल की समीक्षा कर रहे हैं, मैं 92 साल की समीक्षा कर रहा हूं।
50 साल वो, 42 साल ये वाला, इधर वाला। तो 82 में मतलब 50 में लागू हुआ, तो 32 साल में ही, ये जो आंकड़ा दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा ना, या पूरा मान लीजिए, तब भी 32 साल में 20 लाख कर्मचारी हो गए। ये कोई आसान बात था? तो सब चमचे हो गए, आप भी चमचे हो गए। जिसको कुछ पता नहीं है तो वो अज्ञानी मतलब सबको कांशीराम जी ने चमचा बना दिया। जगजीवन राम भी चमचे थे, पॉलिटिकल चमचे थे। तो आप जैसे चमचों के पैसे से अगर वही मान लिया जाए, तो चमचों के पैसे पे अगर राजनीति होगी तो कैसी होगी? फिर चमचा वाली ही होगी। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? बाबा साहब ने ये ऐसा नहीं कहा है, वो चंदा लेते थे। मैं चंदा का आंकड़ा दूंगा आपको, और ये जानना जरूरी कि बाबा साहब के बाद जिन नेताओं ने चंदा लिया, जिन संगठनों ने चंदा लिया, कभी अपना हिसाब दिया पब्लिक को? बताइए। इस किताब में कहीं भी जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा का जिक्र नहीं है। कोई आदमी ढूंढ के बता दे मुझे। जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा का कहीं जिक्र नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का एक बार नाम है, इंदिरा गांधी का एक बार नाम है, और बाबू जगजीवन राम का एक बार नाम है। तो इस 50 साल में सब चमचे हुए और सब मनुवादी हुए और कुछ नहीं हुआ। क्या यह इतिहास का अति सरलीकरण नहीं था? शायद कांशीराम जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो झगड़ा हुआ उसको उन्होंने बहुत पर्सनल ले लिया, ये कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। शायद मुझे लगता है कि खुद ही कह रहे हैं कि 20 लाख कर्मचारी हुए और कर्मचारी से चंदा भी उन्होंने दिया, तो सब चमचे कैसे हो गए? दूसरी बात, सरकारी बाबू लोग बनते हैं तो उसको क्रांति करने की इजाजत होती है, प्रोटोकॉल होता है ना, ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है। आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो क्या बीसीओ लोग रिजाइन करके आप फिर सब क्रांति करने जाता है? ये रियलिस्टिक है? ये 20 लाख का जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू हुआ। इसलिए मैंने पहली प्रस्तावना दी थी कि क्या दलित इंडिपेंडेंट राजनीति कर सकता है देश में? मेरा जवाब है नहीं। जी हाँ, कर सकता है तो करके राजा ही बन सकता है। बाबा साहब अंबेडकर पहले लोकसभा चुनाव में समाज सोशलिस्ट पार्टी से समझौता किए थे, और यह भी बता दूं कि उन्होंने कहा था कि एकांगी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकता। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है? अभी बता देता हूं। एकांगी राजनीति सफल नहीं हो सकता। ये देख लीजिए, उन्हीं का भाषण है, मेरा नहीं है। दलित अकेले बल पर एक देश, एक राज्य का मुख्य ट्राइबल बन सकता है, लेकिन दलित नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां आपकी आबादी 50% से ज्यादा हो। है भी अगर मान लो तो सब यूनाइटेड वोट देगा क्या? नहीं देगा। तो इसलिए यही वैल्यू जजमेंट होता है, बगैर सोचे समझे गलत। इतिहास में गलत सही नहीं तो समीक्षा होती है। बाबा साहब ने समझौते की बात की थी, सोशल अलायंस की बात की थी, पॉलिटिकल अलायंस की बात की थी। आज क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की और बीजेपी की औकात नहीं कि अकेले चुनाव लड़ सकता है, और दलित डफली बजा रहा है कि हम अकेले लड़ लेंगे, अकेले सरकार बना लेंगे। आप किसकी मदद कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। बाबा साहब जितने ही लोग हैं काडर वाले लोग, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स किताब लेके चलते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा कांग्रेस से कोई नहीं लड़ा होगा, थ्योरेटिकली एंड पॉलिटिकली बोथ। लिख के भी ना, किताब लिखा उन्होंने, बकायदा आंकड़े दिए, डेटा दिए। तो ये हमको कोई बताएगा कि किताब लिखने के बाद फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल क्यों हुए? इस सवाल का जवाब ढूंढिए। कांशीराम जी ने लखनऊ का भाषण इस किताब में जिक्र किया है, लेकिन आधा अधूरा जिक्र किया है।
क्यों शामिल हुए? तो कांशीराम जी कांग्रेस, बाबा साहब कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुए और दलित राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ठीक है साहब, कांशीराम जी कांग्रेस से लड़े, खूब लड़े और बीजेपी से समझौता किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्टोरिक फैक्ट है। हिस्टोरिक फैक्ट है कि आरएसएस बीजेपी से उनका समझौता हुआ। और क्या आरएसएस बीजेपी का क्या इंपैक्ट होगा, हिंदू राष्ट्र क्या होगा, ये कांशीराम जी को पता नहीं हो, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब मेरे जैसा अदना सा आदमी इस बात को समझ सकता है तो उनको भी जरूर पता होगा। बाबा साहब का अनुसूचित जाति का घोषणा पत्र 1951 का उस समय तक छप चुका था और 1951 से पहले 1943 में जब कोई लेबर मेंबर थे तो इंडियन लेबर फेडरेशन के भाषण में सितंबर में दिल्ली में उन्होंने कहा था, कांग्रेस से तो लड़ ही रहे थे, कांग्रेस की पार्टी वही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हिंदू महासभा जैसे संगठनों से बच के दूर रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो है उठा के पढ़िए, पॉइंट नंबर 54, अनुसूचित जाति संघ हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे प्रतिक्रियावादी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगा। अनुसूचित जाति संघ, पूरा तीनों पार्टी के बारे में पढ़ दे रहा हूं, इसलिए मत बोलिए मैंने कुछ छुपा दी है। अनुसूचित जाति संघ कम्युनिस्ट पार्टी से भी समझौता नहीं करेगा क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त कर उसके स्थान पर तानाशाही स्थापित करना है। डॉक्टर अंबेडकर पर्सनल लिबर्टी को बहुत महत्व देते थे, तानाशाही किसी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं था। तीसरा, यहां पे कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, इशारा किया है, इसका मतलब दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना। अनुसूचित जाति संघ एक दलीय शासन तंत्र में विश्वास नहीं रखता और इसलिए वह ऐसे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं होगा जो पहले से ही सर्वसत्तावादी हो और किसी विपक्षी पार्टी को बढ़ने की स्वीकृति न देती हो। ये कांग्रेस की ओर इशारा है क्योंकि वही सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, लेकिन नाम नहीं लिया है। तो जब हिंदू महासभा आरएसएस को बाबा साहब 51 में समझ रहे थे और हिंदू राष्ट्र के ऊपर उन्होंने इतना लिखा है कि ये देश पर एक तरह का अभिशाप होगा, तो जैसे जयप्रकाश नारायण ने लेजिटिमेसी दे दी आरएसएस को, दूसरा लेजिटिमेसी दलित समाज की ओर से 90 के दशक में मिल गया। नहीं, बहन जी आरएसएस का प्रचार करने 2002 में गई, वहां पर नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गुजरात में गई कि नहीं गई? नहीं गई? गई? तो ये जब इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स संभव नहीं है हमारा, जब नहीं बना सकते हैं, तो प्रेशर ग्रुप के थ्रू राजनीति होती है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो या आरएसएस के साथ जाइए या दूसरा इधर जो अलायंस है उसके साथ जाइए। अगर आप आरएसएस बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो आपको मुबारक हो। आरएसएस बीजेपी की दलाली करने से बेहतर है कि आप कांग्रेस इंडिया अलायंस जो भी है, जो दो चार एजेंडा हमारा मान ले, उसके साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि इंडिपेंडेंट आपकी औकात नहीं है, नहीं है। 4 एमपी नहीं जितवा सकते हो, प्रधानमंत्री बनने चले थे 1 एमपी नहीं जीता। कहता है कि रतनलाल जैसे लोग जो है ना हल्ला करके हरवा दिए। अरे हमारे जैसे लोग हल्ला करके हरवा दिए तो हमको मिला लेते, तेज होते तो हम जितवा देते, फिर मिला क्यों नहीं? है? तुमको वहां भक्त चाहिए, अंधभक्त। कांशीराम जी की एक और बात है कि उन्होंने सबको एक लाइन से मनुवादी कह दिया। ऐतिहासिक रूप से ये बात ठीक नहीं है। दलित समाज जैसे एक रूप समाज नहीं है, सारे दलित अंबेडकरवादी हैं। उसी तरह से कोई भी समाज दुनिया में एक रूप नहीं होता है। आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ब्राह्मण भी मर गई ना, गौरी लंकेश ब्राह्मण ही थी ना वो। जो उससे एग्री नहीं करेगा वो किसी को भी नष्ट कर सकता है। संजीव भट्ट जेल में है कि नहीं जेल में है? भीमा कोरेगांव के बहुत सारे आरोपी सब दलित हैं क्या? नहीं, सब जेल में है।
तो ये समझना कि सारे दलित होंगे। यहाँ बाबा साहब के जमाने में महार, मांग और चमार सब लड़ाई उस समय भी चल रही थी, आज भी ये खत्म हो गया क्या? तो आंख मत बंद कीजिए, आंख खोल के आप बात कीजिए और दिमाग खोल के बात कीजिए। सारे एक ही विचार के हैं, पासी, खटीक, पासवान, रविदास, सब एक ही विचार है। तो ये आपने कैसे सोच लिया कि सारे सवर्ण जो है दलितों के शत्रु ही हैं? खाली शत्रु मत तलाशिए, कुछ दोस्त भी तलाशिए। मैं यहाँ बाबा साहब कहाँ कहाँ से चंदा लिए थे ये मैं आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि अमन साहब को बोले थे कि बहुत वहाँ हंगामा हो सकता है, तो पेज नंबर के साथ आया हूँ। हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा, आप ढूंढिए। मैं नेता नहीं हूं ना, मैं एकेडमिशियन हूं। वे आउट क्या है? वे आउट तो नहीं है तो दिख गया ना, आरएसएस के साथ जाके मिलके वे आउट निकल गया। तो कांग्रेस के साथ में मिले हुए। हाँ तो ठीक है, अच्छा है ना। आप शांत बैठिए, अभी बेहतर है ना। ऐसा है, अब सुन लीजिए, अब पूरा थोड़ा और 10 मिनट टाइम लूंगा। सारे चमचे थे बाबा साहब 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया, सही है। और एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। बिना पढ़े लिखे समझे हुए है ना, आप ही जैसे लोग जो है ना, आरएसएस का जो है दलाल लोग बैठा हुआ है जिसने पूरे राइट्स को खत्म करवाया है। पहले सुनिए, एक मिनट। ये सारे मनुवादी थे, तो संविधान सभा में तो सारे मनुवादी थे। एक मिनट भाई साहब, शांत रहिए। सारे मनुवादी थे, सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट। सारे मनुवादी थे, सरदार जी भी मनुवादी होंगे? नहीं, संविधान सभा में सब लोग मनुवादी थे, तो आरएसएस पे जवाहरलाल नेहरू के समय में बैन क्यों लगा? अगर जवाहरलाल नेहरू मनुवादी थे तो फिर मनुस्मृति ही लागू कर देते, डॉक्टर अंबेडकर को क्यों लाए संविधान सभा में? दिमाग लगाओ भाई। वो सोशलिस्ट थे, यूरोपियन डेमोक्रेसी लिबरलिज्म से प्रभावित थे, आरएसएस को डिफीट किया, हिंदूवादियों को डिफीट किया संविधान सभा में। वो सारे सवर्णी थे, खाली अंबेडकर एक अस्पृश्य थे। ये सोचिए जरा सा, समझ गए? कुछ पता नहीं है। बाबा साहब स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा, जवाहरलाल नेहरू को दिया कि भाई हो सकता है संविधान सभा में नहीं आऊं तो हमारे शेड्यूल कास्ट के डिमांड है, जरा देख लेना भाई। जवाहरलाल नेहरू ने किस्तों में उसको इंप्लीमेंट किया। 56 में चला गया, 56 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था, प्रीवी पर्स खत्म हो गया था, लैंड रिफॉर्म्स हो गया था, पीएसयूज बन गए थे। सेल भेल गेल जो चमचा सब पैदा हुआ, जो कांचीराम जी को, बसपा को, अब्बाम सेपियन को पैसा दिया, वो कहां से आया? अगर इंदिरा गांधी जिस समय बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही थी, उस समय कितने दलितों के बैंक थे, जरा बताइए मुझे। तो बैंक का नेशनलाइजेशन की तो उसे दलितों का क्या नुकसान हुआ? लाखों की संख्या में नौकरी मिली, सब मनुवादी है। प्रीवी पर्स खत्म किया तो कितने देश में राजे रजवाड़े दलित थे जिनका प्रीवी पर्स खत्म हो गया, ये बताइए मुझे। कितने थे? तो भी मनुवादी हो गए। जमींदारी उन्मूलन किया तो कितने दलित जमींदार थे, जरा बताना मुझे। उस सबका फायदा दलित समाज को हुआ कि नहीं हुआ? सब मनुवादी था। इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी है, और बिना पढ़े लिखे जब आइए कहीं बीच में ना, जब सवाल जवाब हो तो कम से कम रेफरेंस लेके आइए, अंधभक्त मत बनिए। 1972 की चिट्ठी है, आर्काइव में जाके देख लीजिएगा। सब मनुवादी था। इससे बढ़िया है कि उस समय मनुस्मृति लागू करते, दलितों को कूट कूट के ठीक करते। नौकरी पूरी क्या जरूरत थी स्कूल कॉलेज खोलने की? विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज फ्री में आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े? घर से बुला के ले जाकर आईआईटी में एडमिशन करवाता था। एक एक आदमी को 4-4 नौकरियां मिल रही थी। आज क्या हाल है?
क्या है हाल? स्कॉलरशिप जो मेडिकल कॉलेज के 72,000 रुपये मिल रहा था सब बंद है। स्कूल डिमोलिश हो गया, आधा प्राइवेटाइज हो गया। तो आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता करने का ये नतीजा है। इंदिरा गांधी की चिट्ठी लिख रही हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज पेपर डिस्प्ले सम न्यूज आइटम रिगार्डिंग एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स। हर दिन अखबार में हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था कि अत्याचार की खबर आ रही है। और इसका कारण है, इंग्लिश में है, मैं हिंदी तर्जुमा कर देता हूं। इसका कारण है कि गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल सावधानी बरतने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट को इसमें विजिलेंट रहने की जरूरत है और हर तरीके से इस तरह के घटना को रोकने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। फिर कह रही हैं, सब चीफ मिनिस्टर को लिखिए, ये 2 अगस्त 1973 का है। फिर लिख रही चीफ मिनिस्टर को कि जितना सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन लो और सबके लिए जितने हरिजन्स, ट्राइब्स, माइनॉरिटीज हैं, इनको स्पेशल एफर्ट लगा के इसको नौकरी में दिलवाओ, सबका रिजर्वेशन लागू करो। कुछ नहीं हो रहा था, सारे मनुवादी थे। इमरजेंसी किसी के लिए डार्क पीरियड हो सकता है। मेरी इमरजेंसी की दूसरी समझ है, दलितों पे अत्याचार कम हो गए थे। जिन लोग जो उस समय याद होंगे, आपको याद होगा, नहीं सही कह रहा हूं, दलित सांस ले रहा था। उत्तर प्रदेश में समय से पहले प्रमोशन हो रहा था, तो सारे मनुवादी थे। बाबा साहब ने जो है उनसे ज़्यादा नहीं लड़े होंगे, थ्योरेटिकल, लंदन में भी जाके लड़े। तो जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो मनुवादी से, राजे महाराजे से लड़ रहे थे, कह रहे थे कि जमींदारी उन्मूलन करेंगे। लेकिन वहीं पर राजे महाराजों से उन्होंने कहा कि भाई, मैंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा मैंने खोला है और उसके लिए हमें चंदा दीजिए। दलितों के पास पैसे थे, अपना स्कूल तो खोले नहीं हुआ आज तक, एक प्राइवेट स्कूल। आज चले हैं कुछ देश का हुक्मरान बनने, एक प्राइवेट स्कूल आरएसएस की तरह खोले हो प्राइवेट। गोलमेज सम्मेलन में जिनसे चंदा लिया, चंदा का सब मनुवादी लोग ही था, सारे मनुवादी होते हैं। टिकोजी राव होलकर, पूर्व महाराजा इंदौर, 360 पाउंड। महामान्य भोपाल के नवाब 200 पाउंड, ये मुस्लिम थे। महामान्य आगा खां 175 पाउंड। महामान्य महाराज बड़ौदा 150 पाउंड। महाराजा बीकानेर 100 पाउंड। महाराजा कश्मीर 100 पाउंड। महाराजा पटियाला 100 पाउंड। कोवासी जहांगीर 75 पाउंड। महाराजा दरभंगा बिहार 50 पाउंड। सांगली के प्रमुख 25 पाउंड। क्या है? 1335 पाउंड इन लोगों ने चंदा लिया। किसके लिए? हमारे बच्चों को स्कूल बनाना है। अब आइए आगे चलते हैं। 1952 में इमारत फंड इकट्ठा किया। कितने पैसे इकट्ठे किए? उन्हीं का लिखा हुआ है। 14 जुलाई 1952 को वॉल्यूम 40 में पेज नंबर 295 पर जाकर देखिएगा कि इमारत फंड में 1,11,228 रुपये 4 आना और 3 पैसे जमा हुए हैं। एक ही लाइन पढ़ता हूं। कितना? 1,11,228 रुपये 4 आने और 3 पैसे हैं। अस्पृश्य समाज के इतिहास में इतनी बड़ी रकम जुटाने का यह पहला अवसर है। इसमें से हम लोग द्वारा इकट्ठा की गई रकम है 31,709 रुपये और 4 आना, जो दलितों ने इकट्ठा किया था, अस्पृश्यों ने। बाकी 75,500 रुपया, 75,500 रुपये की रकम मैंने ऊंची जाति के अपने दोस्तों से इकट्ठा की। ये मेरा नहीं है, बाबा साहब का है। कितना? 75,550 रुपया ऊंची जाति के लोग हैं। अब दलित लोग क्या कर रहे हैं कि सब मनुवादी है। अरे कहा मित्र भी तो ढूंढ लो। मन करने के चक्कर में तो अपने रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। बाप बेचारा अंधेरा में मर गया, बेटा अपना नाम पावर हाउस लेके घूम रहा है। और आइए बताता हूं, सब मनुवादी है।
जब वो ऑलरेडी मिनिस्टर थे नेहरू मिनिस्ट्री में, उस समय उन्होंने देश के राजों से और लोगों से अपील किया था कि बंबई में अछूतों के लिए समाज केंद्र बनाना है, इस योजना के लिए 3,25,000 रुपए की आवश्यकता है, क्या आप सहायता नहीं करेंगे? राजा लोगों से अपील है। रतन टाटा का देहांत हो गया, कोई दलित लीडर सब गया मिलने वहां पर, वो भी मनुवादी है, तो बड़ौदा भी मनुवादी थे, साहू जी महाराज भी मनुवादी हो गए, सब मनुवादी हो गए, और तुम ही खाली बैठे हो समतावादी। तो उसके बाद देखिए सर जोगिंदर सिंह सरदार जी थे, मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने 6 लाख रुपए कर्ज के लिए लिखा कि मुझे कर्ज दीजिए, सिद्धार्थ कॉलेज बनाना है और ब्याज मुक्त किस्तों में हम चुकाएंगे। बहुत माल इकट्ठा करके लाया हूं, साथ दलितों का दिमाग ठीक करूं, सब मनुवादी है। ये चंदा मांगते थे तो लोगों से, और चंदा मांग के क्या खोल रहे थे? जब उनका निर्वाण हुआ तो कर्जदार आदमी थे, अपने लिए कुछ नहीं किया। भारत के आजाद भारत के इतिहास में अंबेडकर के बाद कोई संगठन, कोई नेता अगर इस तरह का सार्वजनिक रिपोर्ट दिया हो तो मुझे बताएं आप कोई। इसलिए मैंने कहा कि मैं 92 साल की समीक्षा के लिए खड़ा हूं, और मेरे भी आदर्श रोल मॉडल अंबेडकर हैं। कोई नेता अपने पैसे का खर्चा बताया हो तो अंबेडकर बात को सर के बल खड़ा किया कि नहीं किया? बाबा साहब ने कब कहा था कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे? क्योंकि ये सब जब तक जो है नहीं समझेंगे, बाबा साहब ने कहा मांगना है, बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिए, डेलीगेशन लेके गए कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, ये कह रहे थे बाबा साहब, वो नहीं कह रहे थे मैं बहुसंख्यक हूं। भाई जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बना, पता है आपको? नहीं पता होगा ना, कि जब क्रिस्प मिशन आया भारत कैबिनेट मिशन, तो सब अपना हिंदू रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे कि हमारा ये हक है, हमारा ये डिमांड है। तो उन्होंने अंबेडकर साहब से पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बोले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो बोला ऐसा क्या है, ये तो इसके लिए लेफ्टिस्ट लोग हैं, वामपंथी हैं, आप कहाँ हैं? तब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भंग करके, और उसके बिहाफ पे मेमोरेंडम दिया, अनुसूचित जातियों की शिकायतें लिखा, नहीं लिखा? तो ऐसे बना। उनका भाषण है कि मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हमारे वोट की अब कोई कीमत नहीं है, औकात नहीं है, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। जो भी कुछ दलितों के लिए करता है ना, उसको भी मनुवादी ही कह देता है, और अपने पास कोई रजवाड़ा है नहीं, बैंक है नहीं, अडानी अंबानी है नहीं, स्कूल है नहीं, कॉलेज है नहीं, खाली जो है ना पता नहीं क्या पी के सब नशा में आ जाता है कि ओवरराइट हुक बनाना। न स्टॉक मार्केट में आदमी है, न यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल है, न एक इतिहासकार है, न एक अर्थशास्त्री है, न एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, न अंग्रेजी में आर्टिकल लिखने वाला है, न एलीट क्लास से कम्युनिकेट करने वाला है। हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राजा बन जाएंगे? अरे भाई 40 साल में जो पाया था डॉक्टर अंबेडकर के एफर्ट से, वो सब खो दिए हमने। ये हमारी चिंता का विषय है, कोई पीएम बने ना बने, फॉरगेट अबाउट दैट। क्योंकि विश्वविद्यालय में क्रिटिकल माइंड का निर्माण होता है, इसीलिए विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए जा रहे हैं कि अब हमारे जैसे लोग कुछ आ रहे हैं ना, तो 1000 लोग आएगा तो उसमें से एक आधी ढंग का निकलता है। सब लोग नहीं बनते, सब लोग क्रांति नौकरी में आगे क्रांति नहीं करेगा, एक आधी 2 स्कॉलर होता है। तो उनका भाषण है, जरा सुन लीजिएगा गौर से, कि 3 तरह के राजनीति सबसे जिंदगी में सबसे ज्यादा, बार बार इस भाषण में बोले हैं कि राजनीति की तरह शिक्षा का भी महत्व है। किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, कुछ गुजरने का मादा रखने वाले उत्साही युवकों के हाथ होती है।
इस दिशा में सोचते हुए कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षिक संस्थाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया। सिद्धार्थ कॉलेज में फिलहाल 2400 छात्र पढ़ रहे हैं, उनमें से 160 छात्र हमारे हैं। तो अपर कास्ट को काहे पढ़ा रहे थे? वो जब अपॉइंटमेंट टीचर कर रहे थे बोला कास्ट उस कुछ नहीं होगा, जो मेरिट वाला होगा ले लेंगे हम। इसी भाषण में कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना नेता उच्च शिक्षा लिए हुए हैं? नेता बनने की शर्तें, उन्होंने नेता बनने का शर्त भी रखा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें। बजट में आजकल दलित लोग का नाम भी नहीं आता है। पहले फ्रंट छपता था कि शेड्यूल कास्ट जो कंपोनेंट प्लान है इतना छप मिला, अब छपता है कहीं? तो सब समझ गया है कि सब हुक्मरान क्या बनेगा, ये सब हुक्का राम बनेगा, सब काट दो, बजट खत्म करो। तो सुन लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, मेरे नहीं है, और ये है 16 जनवरी 1949 कि 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्योदय खंडित होता है, भाग्य खंडित होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं मानता। जो मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए, मांग करते रहना चाहिए। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी और नहीं तो नंगे बदन रहूंगी, इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। तब दलित में वही आ गया है कि बनेंगे तो पीए नहीं तो नंगे रहेंगे। तो आरएसएस समझ गया है कि राधा के न नौ मन तिल होइए न राधा नचिए। ये बाबा साहब के शब्द हैं, मेरे नहीं है, कि मांग डिमांड करना चाहिए, प्रेशर ग्रुप करना चाहिए। तो अब कह रहा है नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, हम राजा बन जाएंगे तो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, अलबल बोलता रहता है सब। एक ब्राह्मण ने सब खत्म कर दिया हैं? एक ब्राह्मण ने पूरा तो हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या है? वो थोड़े है कि मनुस्मृति सब जगह एजुकेशन खत्म कर देगा, नौकरी खत्म कर देगा, हिंदू राष्ट्र हो गया। बोला जाओ दलितों खेत में काम करो, बहुत बीपी शुगर बढ़ा हुआ था, खेत में काम करो, वो ठीक हो जाएगा, पेट उठ अंदर चला जाएगा। ये इसलिए दलित लोग को जो नशा राजनीति का चढ़ गया है ना, नशा कुछ ज्यादा हो गया है, हैंगओवर हो गया है ना। रात वाला जो है ना अगले दिन रात तक रहता है, नहीं, हाँ, बिना लड़े हुए मिला। बाबा साहब का धन्य होकर उन्होंने लड़ भिड़ के दे दिया। वो वोट का ताकत इसलिए दे देंगे तुम प्रेशर बना के रखना है इस सब पर। तो अब कह रहा है उतने वोट से 15% वोट से हम देश का राजा बन जाएंगे। अब कांग्रेस, मैंने एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब यहां जरूरी है। मैं कांग्रेस का दलाल हूं, है ना, अच्छा है, आरएसएस का नहीं हूं। ठीक है ना, ये तो चलेगा। भाई साहब उधर गुस्सा हो रहे थे, कोई गुस्सा मत होइएगा। अच्छा है, आरएसएस बीजेपी का नहीं हूं, क्योंकि आजकल ब्लू गमछा लपेट के आरएसएस का पालकी ढो रहा है, सब हिंदू राष्ट्र का पालकी ढो के ला रहा है और सारे कुछ खत्म हो रहे हैं। मैंने एक लाइन कही थी कि बाबा, अंतिम खत्म कर रहा हूं, कि बाबा साहब कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस में शामिल हुए मंत्रालय में, और उसका कारण यहां पे दिया लखनऊ के भाषण में। कांशीराम जी कांग्रेस से लड़े, आरएसएस से समझौता किए और एक उत्तराधिकार बना दिए राजतंत्र की तरह। तो उसके बाद आरएसएस धीरे धीरे दलित पॉलिटिक्स में निकल गया, है ना। तो हिंदू राष्ट्र आपको मुबारक हो, आप रहिए, मुझे मुबारक नहीं है। जेल जाएंगे, गिरफ्तारी होंगी, हमले होंगे, तब भी इनके खिलाफ दलितों में ब्लू गमछा पहन के जो भगवा रथ ढूंढ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी जो है यलगार जारी रहेगा। लड़ेंगे इसके खिलाफ, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं हो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वह है जो अपने शत्रु को पहचानता है। यही शत्रु पहचाने थे जो 51 में कह रहे थे कि आरएसएस हिंदू महासभा से समझौता नहीं करना है। लखनऊ भाषण जरा सुना देता हूं। आज अगर बाबा साहब होते ना
तो इस टाइप के दलित लोग जो है ना, उनको भी कह देता कि मनुवादी है, दलाल है, उनको भी कहता, क्योंकि यहाँ स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उनसे 3 सवाल पूछे गए थे कि कैबिनेट मिशन के जब जा रहे थे तो आप चुप क्यों रहे, दूसरा मैं कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों हुआ, तीसरा मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूँ। 3 सवाल थे। 2 सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, लंबा बोल गया। पहला, जो कांग्रेस में शामिल क्यों हुए, उसका स्पष्टीकरण लोग पूछ रहे थे कि आप तो कांग्रेस में जिंदगी भर लड़े, तो शामिल क्यों हुए। कह रहे हैं, मुझसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के खिलाफ 25 साल लड़ने के बाद भी मैंने इस नाजुक मौके पर मौन रहना पसंद क्यों किया। इसका कारण है कि हम लोग बटे हुए थे, पंचमागी थे, फिफ्थ कॉलमनिस्ट थे, इतनी औकात थी दलितों की, और उसमें कई धाराएं थी, उस समय भी उतनी ताकत नहीं थी। कांग्रेस के बारे में लिख रहे हैं कि उस समय ऐसे शक्तिशाली संगठन से मतभेद रखना हमारे हित में नहीं था। पावर ट्रांसफर हो रहा था, कैबिनेट मिशन ने दलितों की मांग नहीं मानी, ठीक है साहब, नहीं मांगी, तो अंबेडकर साहब के सामने अंधेरा था कि मेरी जिंदगी का पूरा संघर्ष कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि हमें उस समय लगा कि इससे टकराना अभी ठीक नहीं है। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों का क्या लिखा, जो ढपली पीटते रहते ना, उसके बाद का है ये। उसके बाद हमने सुलह की नीति अपनाई और कुछ सफलता भी पाई। हमने वो सब नहीं पाया जो हम चाहते थे, फिर भी हमने बहुत कुछ पाया। हमने विधानमंडलों और सेवाओं में आरक्षण प्राप्त किया और हमारी अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। पृथक निर्वाचन मंडल की हमारी मांग नहीं मानी गई, लेकिन हमें इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक भी इस संबंध में असफल रहे। यह समय कांग्रेस के साथ मतभेद रखने का समय नहीं है। हमें सुलह और सहयोग के माध्यम से अधिकाधिक पा लेना चाहिए। क्या करें, मैं तो कांग्रेस से कुछ नहीं लिया हूं अभी ना, चवन्नी भी नहीं, चाय भी नहीं पिया हूं। तो बाबा साहब इस समय कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं, तो इन लोग क्या कहता है ऐसे लोग कि ये भी कांग्रेस के चमचा है, बाबा साहब भी कांग्रेस के चमचा हो गए, यही समझ। आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा वो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। इसमें बहुत हंगामा हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस के मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस पे अटैक किए थे वहां कुछ पॉइंट्स पे आरक्षण को लेकर। तो उसका स्पष्टीकरण दिल्ली में उन्होंने अखबार में छपवाया। यह सही है कि मैं कांग्रेस का विरोधी आलोचक रहा हूं, किंतु मैं विरोध के खातिर विरोध में विश्वास नहीं रखता। जहां हमें सहयोग द्वारा कुछ सहयोग पा सकते हैं, वहां सहयोग की भावना होनी चाहिए। मैंने सोचा कि कांग्रेस से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने सहयोग करने का फैसला किया और सहयोग द्वारा हमने संविधान में कुछ रक्षा के उपाय प्राप्त किए, आरक्षण वगैरह, जो अन्यथा हम नहीं पा सकते थे। बाबा साहब कांग्रेस के चमचे थे नहीं, यही दलित समझ है। तो कांग्रेस से समझौता किए, 56 में परिनिर्वाण हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थाएं बनवाई, एम्स बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, डैम्स खोले। नौकरी मिली कि नहीं मिली आपको? अगर नहीं खोलते तो आप मजदूरी करते रहते। इंदिरा गांधी के जमाने में जितनी नौकरियां मिली, जो ये बात कर रहे हैं अंबेडकर, उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। तो आज क्या मिल रहा है, इस पे सोचिए। चिंता, आप सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं। आज मिला कि गया, पहले दोनों में से तय कर लीजिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। ये कांशीराम जी का इंटेंशन सही रहा हो, मैं इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज को परसीव करने के लिए जो सामने वाला क्लास है, उसमें एक मैच्योरिटी का लेवल होना चाहिए। उन्होंने पब्लिक, उनके पूरा का संकलन मेरे पास है, खाली भाषण उन्होंने दिए हैं, और उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो यूनिवर्सिटी में रहकर रिसर्चर तो थे नहीं कि किताब लिखते, जैसे अंबेडकर कोलंबिया से आए थे, लंदन से आए थे। तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे क्या होगा ना, शायद कांशीराम जी असेस नहीं कर पाए।
मैच्योर। पॉलिटिक्स इज वेरी सीरियस गेम। पॉलिटिक्स इस बच्चों का खेल नहीं है। पूरा उनका बाबा साहब का भाषण में ढूंढ के लाया हुआ हूं। इन गालीबाजों के लिए भी मैंने लेके आऊं। सिद्धार्थ कॉलेज के छात्र संसद में बाबा साहब ने छात्रों से क्या कहा था कि आप संवाद, विवाद, डायलॉग से ही आप जीत सकते हैं, लड़ाई करके, झगड़ा करके या डंडा चला के नहीं जीत सकते हैं। तो दलित समाज कोई कम्युनिकेशन करता है किसी से? ये कहां से आया कि सब मनुवादी है? ये उसी पॉलिटिकल आंदोलन का बाय प्रोडक्ट है ना। 85% कहने में अच्छा लगता है लेकिन ये फैक्ट नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसमें भी हायरार्की है। दलित भी एक नहीं है, वो भी बिखरा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर रूलिंग एलीट के साथ, वायसराय के साथ, बोरो कमेटी में, साइमन कमीशन में, गोलमेज में गांधी से संवाद ही तो कर रहे थे ना। जवाहरलाल नेहरू डायलॉग कर रहे थे ना, मेमोरेंडम दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, उसको बोला डायलॉग कर रहे थे, हेलो कर रहे थे। तो वो समा आपके लिए, हमारे लिए। आजकल लोग अपने लिए नेता सब करता है। एक स्कूल नहीं खोला है। लीडर कहां पैदा होता है? चुनाव में। किसने बताया ये बात? आरएसएस के लीडर सरस्वती शिशु मंदिर में बनाए जाते हैं। हजारों उनकी शाखाएं, संस्थान लीडर्स तैयार कर रही है फ्यूचर जनरेशन के। बोलता हूं खड़ी खड़ी तो लगता है कि हम कांग्रेस के दलाल हैं। अभी तक चाय भी नहीं पी उनका। इतना तनख्वाह हमको मिलता है कि मैं बढ़िया चाय पी सकता हूं, बढ़िया बिरयानी खा सकता हूं। उसके लिए मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और सुन लीजिए, जितने हुआ करते हैं ना, थोड़ा सा इतना कॉम्प्रोमाइज किया रहता ना, तो आज नहीं, आज से 11 साल पहले मैं कहीं और रहता। जितने ऑफर आरएसएस बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है ना। क्या चाहिए? बीसी बनना है, ये बनो। टिकट लेना है, ये लो। मंत्री बनना है, ये लो। मैं उसी समय की मैं बात कर रहा हूं, उसी समय की। अगर मैं भी समझौता किया रहता ना, तो मैं गिरफ्तारी नहीं होती ना। मैं आराम से वहां रहता लुटियन जोन में, और आप यहीं झाल बजाते रहते, हमको बुलाते नहीं सुनने के लिए। कांग्रेस की सरकार थी तो जाकर सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कपिल सिब्बल के खिलाफ भी आंदोलन किए थे। आपके नेता कोई आंदोलन नहीं करते हैं, सड़क पे नहीं आते हैं। बाबा साहब क्या आंदोलन नहीं करते थे? अस्पृश्य जमात की कितनी आंदोलन उन्होंने किए, सड़क पे उतरे। किसानों का, मजदूरों का सब सभाएं लिए, आंदोलन किए। बॉम्बे में मार्च किया पूरा। चीफ मिनिस्टर खड़े को जाके मेमोरेंडम दिया। कौन दलित नेता आंदोलन कर रहा है? कर रहा है? नहीं, जेल जाए बाबू, जेल जाने बहुत डर लगता है। तो जेल जाने डर लगता है, घर में रहो, छोड़ो ये सब। मैंने इसलिए पहले कहा कि कांशीराम जी को इम्पैक्ट नहीं पता था कि अनपढ़ समाज है, इसको अगर नशा हम लगा देंगे तो नशा का डिस्ट्रक्टिव यूज कर सकता है। हर आदमी से पूछिए तो सब विधायक ही बनना चाहता है। हर आदमी एमएलए एमपी बनना चाहता है। जिनके पास कोई क्वालिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, वो बनना चाहता है। भाई मुझे फोन आते हैं बम्बई से कि भाई साहब मुझे भी, कई जगह से मुझे भी जाना है उस हाउस में। हम लोग करते क्या हो? तो ऑटो चला रहा हूं अभी। 12वीं पास लीडरशिप है? तो हम बोले भैया कम से कम ओला उबर जैसा एक ऑटो का ही तुम खोल लेते कम से कम। तो नहीं, सबको हर 2 आदमी मिलकर, महाराष्ट्र में तो और 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है। एक अकेले अकेले, दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ठीक कह रहा हूं? अगर मैं रहता, मेरे साथ 5 लाख लोग खड़े रहे, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? या तो मैं बार्गेन करके बेच लूं सबको, या दूसरी बार हम चलो रामलीला ग्राउंड में। ठीक है जी? ताकत दिखाओ, सरकार को मेमोरेंडम देंगे, 5 डिमांड हमारे हैं, लगाओ, हमारे 1000 बच्चे जाएंगे विदेश पढ़ने, मैनिफेस्टो में डालो। फॉरेन स्कॉलरशिप 1000 फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे बच्चे जाएंगे। नवोदय विद्यालय खुला ना, दलितों ने कोई खोला, कोई स्टेट में भी खोला। सीएम पीएम बन के क्या करोगे? नहीं, पीएम बन जाएंगे तब करेंगे। आरएसएस 50 साल बाद की प्लानिंग करके बैठा है।
तो हम लोग बार्गेन करेंगे सत्ता से कि रिजर्व प्राइवेटाइजेशन रोको। अगर आरएसएस बीजेपी से मिलना ही था तो क्या जरूरत थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने की? एक वोट से गिर गई। बोलते कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप 30% जो सरकारी ठेका है उसमें SC ST को दोगे, ये तो रख सकता है शर्त। तो उससे अरबपति बनते कुछ हमारे। इस समाज के पास जो है नोबेल प्राइज जीतने का ख्वाब नहीं है, कोई प्राइवेट हवाई जहाज हमारे पास हुए ख्वाब नहीं है। खाली क्या ख्वाब है? MLA बनना है, आमदार खासदार, स्टॉक मार्केट अडानी अंबानी जैसा बनने का नहीं गए, अरबपति नहीं बनना है। तो मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही उन्होंने डोज दे दिया था कि सत्ता की चाबी से सब कुछ ठीक होता है। बाबा साहब ये नहीं बोले थे, सत्ता इज टूल। अल्टीमेटली जो कांशीराम जी जो बात बाबा साहब को उठाया कि कल्चरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज द रियल थिंग। आरएसएस तो सत्ता में अब 10 साल से है ना, हजारों साल कैसे जीवित रहा? वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, मंदिर मठ, वहीं पढ़ाई हुई, वहीं म्यूजिक सीखा गया। इसलिए बाबा साहब ने संस्थाओं का निर्माण किया। और राजनीति का नशा इतना चढ़ा हुआ है कि कुछ नहीं, एकदम मतलब अंधभक्ति है। अच्छा है रिजर्वेशन वगैरह खत्म हो जाए, हमारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, मुझे तो मिलेगा पेंशन, ठीक ठाक मिलेगा। अभी भी रिजाइन कर दूं तो 1 लाख से ज्यादा पेंशन मिलेगा। घर में गांव में जमीन भी है, चला जाऊंगा। तब भी न्यू पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, न्यू पेंशन के खिलाफ कि ओल्ड पेंशन रिस्टोर करो। आपने वीडियोस देखे होंगे। ये सब कोई दलित लीडर का इसमें स्टेक है कि ओल्ड पेंशन रिस्टोर, ओल्ड पेंशन। इसके सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी पता है आपको? हमारे लोगों को। पहला जनरेशन नौकरी का था, पहला जनरेशन। शायद एक कुछ फैमिली होगा जो दूसरा जनरेशन होगा। हमारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी आया, बोला कि हटाओ इसको, दलित लोग के पास बुढ़ापा में भी मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, अच्छा खाना खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो दिमाग चलाएगा, खत्म करो पेंशन से। ये सब कोई एजेंडा पे नहीं है। बोले मैनिफेस्टो दिखाओ क्या करोगे, तो संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। तो आधा संविधान तो बदल दिया, यही मैनिफेस्टो है। 1 नेशन 1 इलेक्शन इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे नेता आपके क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम समर्थन करते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, संविधान विरुद्ध। हमारे नेता ने समर्थन किया। सबसे पहले यही लोग से कहलवाया आरएसएस कि बोलो कि 10% गरीब को भी समर्थन मिले। यही दलित पिछड़े नेता कहने वाले थे। इन्होंने ही पहले मांग किया था संविधान विरोधी, तभी पास हो गया। मतलब हद है। इतना नासमझ समाज दुनिया में हमने नहीं देखा। ब्लैक सब में तो बाद में मुक्ति मिली, 70 में डाइवर्सिटी है। अभी जाके देखिए, ब्लैक कैपिटलिज्म है, ब्लैक स्पोर्ट्स में है, हॉलीवुड में है, तमाम जगह छाया हुआ है। आपसे सीख के अमेरिका में डाइवर्सिटी लागू हुआ, और आप वहीं के वहीं रहेंगे। सबको चस्का लग गया, हम हुक्मरान बनेंगे देश का। ब्लैक ने कोई दावा नहीं किया, लेकिन अपना राष्ट्रपति बनवा लिया। बनवाया कि नहीं बनवाया? कोई हल्ला नहीं किया। पहले अपने संसाधन को मजबूत किया, पूंजीवाद में हिस्सेदारी, ब्लैक कैपिटलिज्म, डाइवर्सिटी, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, हॉलीवुड, पहले उसको मजबूत किया तो नेचुरल प्रोसेस में वो बन गया। हमारी पार्टी जो है ना, 4 MLA जितवाने का औकात नहीं, वो भी कह रहा हम सरकार बनाएंगे। तो ये आंख पर से पर्दा उठाइए। और अच्छा है, शुक्रिया आप सबका, किसी बहाने कुछ एजेंडा पे बात हुई। दलित एजेंडा क्या हो, एजेंडा रखिए सामने, और नहीं तो 10-15 साल ठहर जाइए। अभी मैं जिंदा रहूंगा, देख लूंगा कि आपके रिटायर होने के बाद आपके बच्चों को नौकरी मिले कि नहीं। अभी भी नहीं मिल रहा है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, सरकारी चाहिए था ना अफसर। अब सोचे थे राजा बनने का, तो नौकरी में तो लड़कियों की शादी अभी 30-32 साल हो जा रही है, तब भी नशे में है। तब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा शत्रु कौन है। सांपनाथ नागनाथ, तो सांप तो कई तरह का होता है, ये भी अंतर नहीं पता होगा। कुछ सांप को जो है ना आप लपेट लेते हैं गर्दन में, कुछ सांप काटता है तो जहर नहीं लगता है, है सर? कुछ काटता है तो जहर नहीं लगता है, वो फ्रेंडली भी रहता है।
ये अंतर समझाइए दलितों को। नागनाथ जो है ना फन मारता है ना तो 30 सेकंड में सांप हो जाता है। तो आप सांप नाथ से तो छोड़ दिए और नागनाथ गर्दन में लपेटे ढोल बजा रहे हो। नहीं, कुछ दिन ठहर जाइए, खाली टाई और चड्डी छोड़ेगा, बाकी कोट शर्ट उतार के सबको नंगा दौड़ा देगा रोड पर। बनते रहना राजा। वैसे ही वो हटा कोई भी जब तक ये मैं टर्मिनोलॉजी लेफ्ट यूज कर रहा हूँ, हेवी वर्धन हॉल में हूँ तो थोड़ा सा वो भी टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। जिस क्लास का बुर्जुआजी नहीं होता है, बुर्जुआ, मिडिल क्लास, थिंकर, फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, वो समाज कभी अगर सत्ता पाने का ख्वाब देख रहा है ना तो आत्मघात कर रहा है। तो मिडिल क्लास, जिसमें से आप में से बाबू लोग बने, हमारे पिताजी भी क्लर्क थे, वो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी में भी आरक्षण था ना, हैं? अब सब प्राइवेट कर रहा है, मजा आ जाएगा, अभी ठहर जाओ। हाँ, प्राइवेट कर रहा है सब। तो ये डिफरेंस अगर आप नहीं समझेंगे, वर्ग मित्र नहीं तलाश करेंगे, खाली तुम भी शत्रु, तुम भी शत्रु, तुम भी शत्रु, वर्ग मित्र नहीं तलाश करेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तो आप इसका मतलब अंबेडकरवाद को आप धोखा दे रहे हैं और सर के बल खड़ा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 2024-25 यहां तक जो डेवलपमेंट हुआ है, मेरी समझ यही बनती है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि अंबेडकरवाद को फिर से पांव के बल खड़ा किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद।